अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। कोरोना केसेस की तादाद पाकिस्तान में बढ़ रही है और साथ ही साथ जो कोरोना से अमवात की तादाद है उसमें भी इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में जो टेस्ट किए गए हैं उस तकरीबन 13,500 टेस्ट किए गए हैं, जिसमें 1991 जो तादाद है केसेस हैं वो पॉजिटिव आए हैं। जो अमवात की तादाद कुल हो चुकी है वो तकरीबन 639 हो चुकी है और जो एक्टिव केसेस हैं वो 20,803 है, जबकि 8,000 से ज़्यादा लोग इस पर रिकवर हो चुके हैं। लेकिन ये बात अलार्मिंग है कि पिछले 24 घंटे में जो 13,500 टेस्ट किए गए हैं उसमें तकरीबन 1991 लोगों के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, जिसका मतलब ये है कि पॉजिटिव टेस्ट की जो शरह है वो 14.7% है। और हम आपको बताते जा रहे हैं कि मुसलसल ये बढ़ता जा रहा है, यानी कि पहले जो पॉजिटिव केसेस थे उनकी तादाद 8% थी, 10%, 12%, और अब जो कल 24 घंटे में टेस्ट हुए उसमें जो पॉजिटिव केसेस की शरह है वो 14.7% आई है। 3 रोज़ पहले ये फैसला किया गया था कि आहिस्ता आहिस्ता इस लॉकडाउन में नरमी लानी है ताकि कारोबार भी चल सके। कारोबार चलेगा तो जो गरीब तबका है ख़ास तौर पे उसका फ़ायदा होगा, वो रोज़गार अपना कमा सकेगा। इस हवाले से एक ब्रॉडर जो डॉक्यूमेंट है वो तो सामने आया था, लेकिन अब पंजाब हुकूमत और वफाकी और सिंध हुकूमत की जानिब से जो इसकी तफसीलात हैं वो भी सामने आ चुकी हैं कि कौन कौन सी मार्केट्स खुलेंगी। नाम तो नहीं दिया हुआ, लेकिन उन्होंने कैटेगरीज इसमें स्पेसिफाई की हुई है और ये भी बता दिया गया है कि उसका वक्त क्या होगा। जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने ब्रीफिंग दी थी तो उस वक्त ये कहा गया था कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ और जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी खोला जाएगा, उनसे जुड़े हुए जो होलसेल और रिटेल बिजनेसेस हैं उनको खोला जाएगा और जो छोटी मार्केट्स हैं उनको खोला जाएगा। और उस वक्त ये कहा गया था कि इनके जो टाइमिंग्स हैं वो फजर से लेकर शाम 5 बजे तक होंगे। लेकिन पंजाब हुकूमत का नोटिफिकेशन हो या सिंध हुकूमत का नोटिफिकेशन, दोनों में इसको थोड़ा सा तब्दील किया गया है। अब कहा गया है कि 4 दिन ये दुकानें खुली रहेंगी, यानी कि पीर से जुमेरात, और इसका जो दौरानिया है वो सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगा। और जो स्मॉल मार्केट्स वाली बात की गई थी, जिसमें पहले कहा गया था कि जो दही इलाकों में है छोटी मार्केट्स वो खुल सकती हैं, नेबरहुड मार्केट्स हैं इलाकों में छोटी दुकानें वो खुल सकती है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इससे थोड़ा आगे जाके फैसला किया है। मिसाल के तौर पे पंजाब में ये कहा गया है कि शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे, लेकिन इसके अलावा जो मार्केट्स हैं उनको खोल दिया जाएगा। और ये भी कहा गया है कि जो हेयर सैलून्स हैं, जो नाई की दुकानें हैं या जो जिम्स हैं उनको भी खोला जाएगा। लेकिन सिंध में फैसला जो है इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। यहाँ पर ये तो कहा गया है कि रिटेल आउटलेट्स जो हैं, जो दुकानें हैं उनको खोला जाएगा, लेकिन प्लाजाज और शॉपिंग सेंटर्स बंद रहेंगे। और सिंध में इस बात की इजाज़त नहीं दी है कि जो क्लब्स हैं या जो जिम्स हैं या पार्लर हो या सैलून हो उनको खोला जाए। तो सिंध में इस बात की इजाज़त नहीं दी गई है। इसकी मज़ीद क्या तफसील है ये हम जानेंगे। सिंध के नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद होंगे, पंजाब से भी हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जमील पराचा साहब मौजूद हैं जो कि चेयरमैन है सिंध ताजिर इत्तेहाद के, और इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं सईद गनी साहब जो कि मिनिस्टर हैं एजुकेशन के सिंध में। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जमील पराचा साहब, सबसे पहले आप बताइए कि जो आपके मुतालबात थे वो पूरे हो गए हैं? स्पेसिफिकली आपको बता दिया गया है कि कराची में कौन कौन सी मार्केट्स खुलने जा रही हैं कल से? जी, तकरीबन छोटी बड़ी तमाम मार्केट्स कल से खुलने जा रही हैं। ये वज़ीर आला साहब ने आज ऐलान किया है, हम उनके इस ऐलान के शुक्रगुज़ार भी हैं। और जो मार्केट्स के हवाले से बात हुई है वो यही हुई है कि सिर्फ मॉल्स जो हैं वो बंद रहेंगे, मॉल्स के अलावा तमाम छोटी बड़ी मार्केट्स खोल दी जाएंगी और पूरे SOPs के साथ खोलने का कहा गया है। तो हम इंशाअल्लाह उस पर कोशिश करेंगे भरपूर कि SOPs पे पूरा होता है। ठीक है, मैं उन SOPs पर आता हूँ, लेकिन ज़रा स्पेसिफिकली बता दीजिए कि कराची में मिसाल के तौर पे सदर है, बड़ी मार्केट है, तारिक रोड है, जमजमा है, ये तमाम मार्केट्स खुलेंगी क्या? इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स भी खुलेंगी, मोबाइल मार्केट भी खुलेंगी? जी हाँ, ये सारी मार्केट्स खुलेंगी। सिर्फ मैंने अर्ज़ की ना, जो बात ये हुई है कि शॉपिंग मॉल्स, जो बड़े जो शॉपिंग प्लाजा या बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं वो नहीं खुल पाएंगे फ़िलहाल। वो भी वज़ीर आला साहब ने कहा है कि आप पहले हमें ये शुरू की प्रैक्टिस दिखाएं ताकि कोई अच्छे मामला नज़र आएंगे तो वो भी खोल दिए जाएंगे। ठीक है, और इस बात पर भी इत्तेफाक हो गया है कि अब सेफ डेज यानी कि 3 दिन मुकम्मल तौर पे ये कारोबार बंद रहेगा। जो ज़रूरी दुकानें हैं वो तो खुली रहेंगी, ये कारोबार बंद रहेगा जुम्मा, हफ्ता, इतवार। जी हाँ, ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि अब जो SOPs वाली बात है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तो ये होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, कि यानी कि एक दुकान पे या एक मार्केट में रश ना लग जाए। इसको कैसे आप रोकेंगे? क्या किस तरह इस पे स्ट्रेटजी बनाएंगे आप? देखें, ये हम अपने दुकानदारों को हिदायत देंगे। इसमें हमने वज़ीर आला साहब से दरख्वास्त की है कि हमें अवेयरनेस कैंप भी लगाने दिए जाएं ताकि हम बाकायदा हर वक्त अनाउंसमेंट होती रहेगी वहाँ से और लोगों को बताया जाता रहेगा। क्योंकि देखें, अभी लोगों में अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस के लिए हमें कैंप लगाना पड़ेंगे और बाकायदा उनको बताना पड़ेगा कि आप सोशल डिस्टेंस रखें, मास्क का इस्तेमाल लाजमी रखें, किसी ग्राहक को मास्क के बगैर दुकान में दाखिल ना होने दें और
सैनिटाइज़र का इस्तेमाल रखें, इसके अलावा ग्लव्स का इस्तेमाल रखें। लेकिन तादाद कितनी होगी ज़मीन पर? राजा साहब, मैं आपको 2 मिसालें देता हूँ। जैसे अभी दुबई में शॉपिंग मॉल्स जब खोले तो उन्होंने कहा कि जो पार्किंग एरिया है उसमें 30% से ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं आएंगी। इसका मतलब ऑटोमेटिकली जो है तादाद लोगों की कम हो जाती है। इसी तरीके से अब यूएस के कई रियासतों में ये फैसला किया गया है कि अगर शॉपिंग मॉल है या कोई रेस्टोरेंट है, वहाँ पे कैपेसिटी 25% होगी। अगर 100 लोग पहले आते थे तो अब 25 से ज़्यादा नहीं आएंगे। इस तरह की कोई आप हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं? जी हाँ, हमने जैसे ऐलान किया है कि जहाँ जिस दुकान में 6 लोगों के आने की गुंजाइश थी वहाँ 2 लोगों को बुलाया जाए और बाहर दायरे बना दिए जाएँ। अगर किसी ने इंतज़ार करना है दुकान में आने का तो वो उन दायरों में रहे। उसके बाद जब वो घाक फारिग हो के वो निकले तो पीछे से वो आ जाए। वैसे ऐसा इंशाल्लाह होना नहीं है। इतना ज़्यादा पब्लिक को भी इस वक्त पता चल चुका है कि ये कितनी मौलिक बीमारी है, क्योंकि हमें भी अपनी जानों की फ़िक्र है, लोगों को भी अपनी जानों की फ़िक्र है। उसके तहत ही इंशाल्लाह काम किया जाएगा। सही है, तो उम्मीद करते हैं कि जो SOPs दिए गए हैं आप उसको फॉलो करेंगे। सईद गनी साहब, जब ये पहले 2 दिन पहले वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि छोटी मार्केट्स खुलेंगी, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इंडस्ट्रीज खुलेंगी, तो उस वक्त आप लोगों ने भी कहा था कि छोटी मार्केट्स को खोलेंगे जो इलाकों में होती हैं, ये बड़े बड़े बाजार नहीं खोलेंगे। अब आप कैसे कन्विंस हो गए और कैसे ये इजाजत दे दी है कि इन मार्केट्स को भी खोला जाएगा? हमारी जब मुलाकात हुई थी इन तमाम ताजिर तंजीमों के नुमाइंदों के साथ, उसमें हमने इनको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बताया था कि जो एक्सक्लूजन्स हैं, जो NCC की मीटिंग में जो डिसीजंस हुए थे उसमें जो एक्सक्लूजन्स हैं उसमें बड़ी मार्केट्स भी शामिल हैं। तो पहले तो हम ये डिसाइड करें कि पूरे सूबे में कौन कौन सी वो मार्केट्स हैं जिनकी कोई जिसको हम बड़ी कैटेगरी में डाल सकते हैं, किसी को छोटी में डाल सकते हैं। इसलिए कोई कैटेगराइजेशन उसके अंदर नहीं थी जो NCC का फैसला था कि कितनी दुकानों की जो मार्केट है वो बड़ी होगी या छोटी होगी या उसका एरिया कितना होगा। तो ये एक बड़ा मुश्किल काम था जिसको हमने डिसाइड करना था। तो उस पर पहला फैसला तो ये हुआ कि तमाम तफसीलात जो मार्केट्स की हैं वो कमिश्नर्स को मिल जाएंगी और फिर उस पर बैठ के हमको रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन चूंकि एक डिमांड थी ट्रेडर्स की तरफ से भी और हम भी ये समझते थे कि ये बड़ा मुश्किल होगा कि उसको कैटेगराइज करें, तो चीफ मिनिस्टर साहब ने फेडरल गवर्नमेंट के साथ बात की। उनको एतमाद में लेने के बाद हमने ये फैसला किया कि मार्केट्स जितनी भी हैं उनको खोल दिया जाए, बजाय इसके कि हम उसमें और इस तफरीक में जाएं कि कौन सी मार्केट छोटी है कौन सी बड़ी है। लेकिन SOPs जो बनाए गए हैं वो हमने फराम भी कर दिए हैं। आज ऑर्डर भी इशू हो गया वो, और उस पर अमल दरामद करना इन तमाम हमारे भाइयों की जिम्मेदारी है। इनकी जिम्मेदारी है, जो ग्राहक जाएंगे उनकी भी जिम्मेदारी है, लेकिन इंतजामिया इसको कैसे इंश्योर करेगी? क्योंकि आप खुद ये कहते आए हैं कि पिछले 15-20 दिन में तो जो लॉकडाउन था भी वो भी ना होने के बराबर इंप्लीमेंट हो रहा था। मिसाल के तौर पे आप जोड़िया बाजार में जाए जो कि पहले दिन से खुली है क्योंकि वो अनाज वगैरह वहां से बिकता है, तो वहां पे तो आपको पता है कि भरमार होती है, लोगों की बहुत रश होता है। तो इंतजामिया कैसे इसको इंश्योर करेगी? शहजाद, ये देखें, जब ये फैसला हमने किया भी है ना, तो ये बहुत मुश्किल फैसला है, आसान नहीं है, और ये सब समझते हैं। मेरा ख्याल है कि जो हमारे ट्रेडर्स दोस्त हैं उनको भी अंदाजा है, हुकूमत को भी अंदाजा है और शायद आपको भी अंदाजा है। और एक प्रॉब्लम ये भी यकीनन आएगी जो मैं खुद इस बात को एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ये कल जब सुबह दुकान खोलेंगे तो फौरी तौर पर चीज़ें शायद इम्प्लीमेंट करना इनके लिए भी मुश्किल होगी, चूँकि इन हालात में कभी इन्होंने कारोबार किया ही नहीं। जब इनकी दुकानें बंद हुई थी तब इस किस्म के SOPs की बात नहीं थी। आज जब हम खोलने जा रहे हैं तो हम वो SOPs के साथ इनको खोलने जा रहे हैं, तो एक नए माहौल में, नए हालात में कारोबार करने के लिए इनको अपने आप को उसमें डेवलप करना है, नई आदतें पैदा करना, जो कस्टमर्स आते हैं उनको उसके मुताबिक आदी बनाना, तो ये कुछ टाइम तो जरूर लगेगा। हमें इस बात को बिल्कुल मद्देनजर रखना चाहिए और मैं समझता हूँ ये भी मैं तवक्को नहीं करनी चाहिए कि कल से ही 100% मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन जाहिर है कि कुछ दिनों बाद हम देखेंगे कि अगर कोई अहम नुकता है कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वक्त के साथ बेहतर होनी चाहिए। हमारे यहाँ उल्टा होता है, पहले 1-2 दिन तो बहुत ज्यादा एहतियात किया जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंतजामिया भी रिलैक्स हो जाती है, दुकानदार भी रिलैक्स हो जाएंगे, ग्राहक भी रिलैक्स हो जाएंगे। ये नहीं होना चाहिए। चलो, अगर ये इस बात को सिर्फ महसूस कर लेना कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें इंतजामिया आकर इम्प्लीमेंट कराएगी तो होगा वरना नहीं होगा, ये सबके अपने लिए बेहतर है। जाहिर है कि अगर पराचा साहब खुद किसी दुकान में मार्केट में जाकर बैठते हैं तो ये खुद बहुत वल्नरेबल हो जाएंगे अगर ये इनका जो SOP है उनका ख्याल नहीं करेंगे। अगर लोगों से ये बिल्कुल खुला डुला मिलना जुलना शुरू कर देंगे, बगैर मास्क के साथ लोग आएंगे, उनसे मिलेंगे, खुद भी मास्क नहीं लगाएंगे, ग्लव्स नहीं पहनेंगे, किसी और को नहीं पहनाएंगे, सफाई का ख्याल नहीं करेंगे, डिसइंफेक्ट नहीं करेंगे, तो जो लोग वहाँ बैठे होंगे उनके लिए मुश्किल होगी। और अगर ये खुद नहीं भी होते हैं तो जाहिर है कि जो इनके कारकुन हैं, जो मुलाजिम है वहाँ काम करने वाले, 2-3 और सवाल सही साहब मैं चाहूंगा कि मैं आपके सामने रखूं। एक तो ये कि आपने बार बार कहा था कि जो भी बात होगी इनसे तय की जाएगी ताजिरों से, पहले हम वफाकी हुकूमत के पास, वजीर आजम के पास भेजेंगे, वहां से अप्रूवल आएगा, इसके बाद हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये फैसला आज जो किया है ये फेडरल गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस में लेके किया गया है, वजीर आजम से पूछ के किया गया है? ये मैंने अभी आपको बताया कि चीफ मिनिस्टर साहब ने फेडरल गवर्नमेंट से बात की, उनसे राब्ता किया, उनको बताया
और बाकी सूबों में भी इसी तरह हुआ है। तो तमाम सूबों के जो हालात हैं उसको सामने रखते हुए ये फैसला किया गया। सही। दूसरा, अब प्रेशर आपके तरफ बढ़ सकता है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है वो भी कहेगा कि हमें भी खोलें, उनका भी दबाव आएगा, प्रेशर आएगा, उस हवाले से कोई फैसला हुआ है फिलहाल? देखिए, अभी तो नहीं हुआ है। जिस तरह आपके इल्म है कि लास्ट टाइम जो मीटिंग हुई थी उसमें ट्रांसपोर्ट के हवाले से जरूर एक प्रपोजल दिया था फेडरल गवर्नमेंट ने, लेकिन उस पर तकरीबन तमाम सूबों ने पहले दिन तो मुखालफत की सिवाय एक आध के, फिर अगले दिन पंजाब ने भी थोड़ी सी वो ट्रेन और जहाज़ों के लिए सपोर्ट की, लेकिन अदरवाइज जो मेजोरिटी थी या जो अक्सरियत का फैसला था वो उसके खिलाफ था। इसलिए फिलहाल तो ट्रांसपोर्ट की बात नहीं हुई है, आगे चल के शायद हो, लेकिन अब ये देखना पड़ेगा ना कि जब आपने इतने बिजनेसेस अलाउ कर दिए हैं तो आपके यहाँ जो केसेस की रफ्तार है उसमें कितना फर्क आता है। खुदा ना खास्ता बहुत ज्यादा तेजी से अगर चीजें आगे बढ़ती हैं तो मैं समझता हूँ शायद आगे जाने के बजाय कि दोबारा में पीछे ना पड़ जाए। इसलिए हमें बहुत एहतियात के साथ आगे चलना है। अल्लाह करे कि केसेस की तादाद में इजाफा ना हो और चीजें इसी तरह चलती रहें तो मुमकिन है आगे और जो चीजें बंद है उसको खोलने का भी सोच लें। सही, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं और इसकी मिसालें हैं। सिंगापुर में जब लॉकडाउन किया, केसेस ना होने के बराबर हो गए, लॉकडाउन खोला, दोबारा केसेस आए, उनको दोबारा लॉकडाउन की जाना पड़ा, तो ऐसा भी हुआ है। आपने आज जो आपका नोटिफिकेशन आया उसमें आपने कहा है कि ये एक नेशनल यूनिटी होनी चाहिए, यकसुई से फैसले होने चाहिए, ऐसा ना हो कि मुख्तलिफ फैसले हों। तो आप लोगों ने सैलॉन्स को, नाई की दुकानों को, जिम्स को, इनको बंद रखने का फैसला किया, जबकि पंजाब में जो नोटिफिकेशन है इनको खोलने की इजाज़त दी गई है। इसमें फ़र्क क्यों है? अच्छा, मैं देखिए, इसमें हमारा ये ख्याल है और इस पे एक्सपर्ट्स का भी ख्याल है कि ये ऐसी चीजें हैं जहां बहुत तेजी से ये वायरस जो है वो फैल सकता है। अच्छा, उसकी वजह ये है कि यहाँ अगर सलून में भी कोई जाए तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो मास्क लगा के अपने आप को डिस्टेंस पे रख के ये कोई एक्टिविटी हो सके। उसमें क्लोज कांटेक्ट जो है वो लाजमी है, उसके बगैर ये बिजनेसेस चल नहीं सकते हैं। इसलिए ये एहतियाती कुछ एक्स्ट्रा एक्सेप्शनल मैं समझता हूँ कि एहतियात इसमें बरती गई है और बहुत ज्यादा इम्कान होता है कि वहाँ इस जो एसओपीज है उस पर अमल दरामद आप कर नहीं सकते। अगर करेंगे तो कारोबार आप नहीं कर सकते। सही। और आप क्योंकि कह रहे हैं अब एक जैसी पॉलिसीज होनी चाहिए मुल्क भर में, तो तरावी के हवाले से भी कोई फैसला दोबारा सिंध हुकूमत करेगी? क्योंकि मुल्क भर में तो तरावी भी हो रही है। दूसरा, 12 से 3 जुमे का जो एक कर्फ्यू लगा दिया जाता है सिंध भर में, वो मुल्क भर में नहीं है। उस हवाले से कोई पॉलिसी को रिविजिट किया आप लोगों ने? नहीं, अभी तो देखें तरावी के मुतालिक कोई बात नहीं हुई और मैं समझता हूँ कि अब चूंकि हमारे यहाँ लोग ताउन भी कर रहे हैं, शहरी भी ताउन कर रहे हैं, वो तरावी अपने घरों पे पढ़ रहे हैं, तो एक चीज ऐसी है मस्जिदों में भी पढ़ रहे हैं, मस्जिदों में भी पढ़ रहे हैं। नहीं, देखें, मैं इस बात से थोड़ा सा, इसलिए हमारे कई दोस्त मिसालें देते हैं कि जी वो क्या 5 बजे के बाद वायरस नहीं फैलता या 5 बजे से पहले नहीं फैलता। देखिए, बात यह है कि अगर 100 जगहों पे मजमा लगता है और मैं उन 100 को 50 कर देता हूँ तो कम से कम 50% लोग तो उससे महफूज रह सकते हैं ना। तो जितना आप उसको मिनिमाइज कर सकते हैं गैदरिंग्स को, हमें करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये कोई बात नहीं कि अगर एक जगह कहीं हो रहा है तो फिर हर जगह होना चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा मेरी बहुत माज़रत के साथ दोस्तों से गुजारिश है कि ये मिसाल कोई शायद फिट बैठती नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ये 12 से 3 तक क्या होता है, वायरस तेज हो जाता है क्या? मतलब आप कोशिश करें कि जितना कम से कम टाइम होगा बाहर लोग निकलेंगे उतना ज्यादा उसको रिस्ट्रिक्ट करने की। लेकिन इसका एक दूसरा भी रुख है ना कि अगर आप कम अरसे के लिए दुकानें खोलेंगे तो रश उस कम अरसे में ज्यादा बढ़ जाता है। आप रश को स्प्रेड आउट कर सकते हैं अगर आप उसको ज्यादा देर तक खुला रखें, ये भी एक पहलू है। शायद आपको याद होगा कि जब हमने शुरू में दुकानें बंद की, अब इस तरह कोई फॉर्मल लॉकडाउन अनाउंस नहीं हुआ था, तो हमने ग्रोसरी शॉप्स और जो फार्मेसीज हैं उनको हमने कहा था कि 24 घंटे खुले रहें जी। अच्छा, उससे हुआ ये कि वो काम जो लोग 5 बजे से पहले भी कर सकते थे वो नहीं करते थे। वो पर एक लोगों को एक रीजन मिल जाता था रात को शाम को बाहर निकलने का। तो किसी को भी अगर 12 बजे घर से निकलना हो, कहता जी मैं तो चीनी लेने जा रहा हूं, बहाना बनाकर ग्रोसरी स्टोर का वो निकल जाते थे। इसलिए कोशिश की है कि 5 बजे के बाद लोगों को हम डिस्करेज करें कि वो घरों से बाहर ना निकलें। अच्छा सईद गनी साहब, कल डॉक्टर्स ने दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जो डॉक्टर्स थे उनका दोबारा यही कहना था कि इस वक्त नरमी ना लाई जाए क्योंकि केसेस जो हैं वो अभी भी बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव केसेस की तादाद बढ़ रही है, शरह भी बढ़ रही है। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। मैं आपको बताऊं, 2 रोज़ पहले डॉक्टर साद नियाज ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि कागज़ पे कैपेसिटी ज़्यादा है, रियलिस्टिक अगर आप रियलिस्टिकली देखें तो नहीं है। और कल डॉक्टर्स ने जैसे कहा, कोई कह रहा है कि कराची में सिर्फ 63 बेड्स हैं, दूसरे डॉक्टर ने कहा कि 63 सिर्फ वेंट्स है कराची में। तो वो कह रहे हैं कि कैपेसिटी इतनी नहीं है। पहले आप लोगों ने डॉक्टर्स की बात सुनी थी और आपने उसके बाद कुछ पॉलिसी चेंजेस भी किए थे। तो अब आप क्यों समझते हैं कि जो डॉक्टर्स कह रहे हैं वो भी बेशक ठीक होगा लेकिन फिर भी हमें नरमी की तरफ जाना है? नहीं, देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि डॉक्टर्स जो कह रहे हैं वो 100% ठीक कह रहे हैं। और मुझे
कोई ऐसा जवाब नहीं मिलता कि मैं उनकी बात से डिसएग्री करूं, इसलिए कि जो काम इस वक्त हो रहा है, जो जंग हम लड़ रहे हैं, उसमें सबसे बेहतर इंफॉर्मेशन जो है उनके पास है, एक्सपर्टीज उनके पास है। मैं उनसे, आप उनसे डिसएग्री हम नहीं कर सकते। जो वो कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो आप फैक्ट्स बता रहे हैं, फिगर्स बता रहे हैं, वो शायद थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन ये मैंने पहले कहा ना, ये बहुत मुश्किल फैसला था और शायद बड़ा डिफिकल्ट होगा आगे चलकर भी हमें ये इस बात को जस्टिफाई करना है कि हमने ठीक किया या गलत किया। लेकिन ये जो प्रेशर्स आपके ऊपर आते हैं ना इकोनॉमी की वजह से लोगों से, और जो पॉलिसीज डिफरेंट होती हैं सूबों में, वफाक में, तो उसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं। अगर हमें डॉक्टर साहिबान की बात माननी है तो फिर आपके पूरे मुल्क में एक आवाज होनी चाहिए कि डॉक्टर सही कह रहे हैं और हमने ये काम करना है। लेकिन ये दुनिया भर में है सईद साहब, हम दुनिया पूरे तमाम ममालिक को स्टडी करते हैं, वहाँ ये तफरीक है। डॉक्टर्स तो जाहिर सी बात है और बिल्कुल ठीक भी कहते हैं, क्योंकि उनके सामने पेशेंट आता है, पेशेंट की तादाद बड़ी होती है, उनका एक नुक्ता नज़र होता है। लेकिन दुनिया भर में ये डिबेट है कि इसका दूसरा एंगल है, ह्यूमन एंगल है, कि अगर कारोबार नहीं होगा, मईशत नहीं चलेगी, तो फिर लोगों का गुजारा कैसे होगा। तो ये डिबेट पूरी दुनिया में है, इसमें गलत फैसले भी होंगे, गलत को दुरुस्त करना भी होगा आगे जाकर। लेकिन मुझे कैपेसिटी के हवाले से बताइए, जो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कैपेसिटी कागज पे इतनी नजर आ रही है, हकीकतन नहीं है, उसका क्या करेंगे? क्या उसमें भी डॉक्टर्स ठीक कह रहे हैं? शहजाद, में देखें, जितनी हमें जरूरत है शायद इन हालात में उतनी तो नहीं है, इसीलिए तो हम सारे रो रहे होते हैं। डॉक्टर्स भी कह रहे होते हैं खुदा ना खास्ता अगर केसेस बढ़ गए तो मुश्किल में आ जाएंगे। लेकिन एक चीज ध्यान में रखें कि जब हमने 2 महीने पहले इस जंग का आगाज किया था, उस वक्त शायद हमारे पास आज के मुकाबले में बहुत कम कैपेसिटी थी। अच्छा, हमने चीजें डेवलप की हैं, हमने नए नए वार्ड्स बनाए, हम वेंटिलेटर्स मंगा रहे हैं, हमने HDU यूनिट्स बनाए, हमने ICU यूनिट्स बनाए, कुछ चीजें इंक्रीज की हमने। और आज भी हमने ब्रीफिंग की थी डिपार्टमेंट की, उसके अंदर अच्छे खासे नंबर, अच्छे खासे तो नहीं, लेकिन बहरहाल हमारी जो आज से 2 महीने पहले जो हमारे पास कैपेसिटी थी उसके मुकाबले में हमने कुछ इंक्रीज किया है और फर्दर आने वाले दिनों में उसमें इजाफा होता रहेगा। लेकिन ये इजाफा उतना नहीं हो सकता जितना खुदा ना करे जो हमें नजर आ रहा है कि जितना हमारे पर प्रेशर आ सकता है पेशेंट्स का, उसके हवाले से तो नाकाफी है जरूर। लेकिन एक चीज मैं आपसे अर्ज करूं, देखें, बिल्कुल जो आपने कहा दुनिया में इस तरह की चीजें होती है, लेकिन हमारे साथ खास तौर पर सूबा सिंध में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम अगर एक बात करते हैं तो हमारी जो 2-3 अपोजिशन की जमातें हैं, उनका जो रवैया है वो इतना अफसोसनाक और खतरनाक है कि जो मैं समझ गैर जिम्मेदाराना है कि जिस किस्म की वो बातें करते हैं। आपके शो में भी आके बातें की गई। मैं समझता हूं कि इस इशू पर कम से कम उन्हें कोई एक आवाज करनी चाहिए, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की, और बहुत सारे मौके मिल जाते हैं। आज भी अगर हम ये फैसला ना करते ना ये जो ट्रेडर्स को खोलने वाला, तो आप कोई और तमाशा देख रहे होते हैं, हमारे खिलाफ यहाँ खड़े होकर कर रहे होते हैं। ठीक, आप दुरुस्त कह रहे हैं। कल खुर्रम जमान साहब ने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमने प्रोग्राम किया, और अच्छी बात यह कि असद उमर साहब जो कि सारे मामलात को हैंडल कर रहे हैं, NCOC को हेड कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि गैर जिम्मेदाराना बयान है ये कहना कि बढ़ा चढ़ा के हम बात बताई जा रही है। अच्छा, नहीं, इनको अंदाजा नहीं है कि इनके इस किस्म के बयान से नुकसान कितना बड़ा हो सकता है। ठीक है, मतलब सिर्फ सूबा सिंध को आप खराब नहीं कर रहे हैं, आप पूरे मुल्क का इमेज दुनिया भर में तबाह, कंफ्यूजन फैला रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, मेरे पास वक्त कम रह गया। सईद गनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। हमारे साथ फयाजुल हसन चौहान मौजूद है। जी जमील पराचा साहब, सईद भाई से करनी ये है कि सईद भाई, चीफ मिनिस्टर साहब ने 6 बजे से कारोबार की इजाज़त दी है, शाम 4 बजे तक। तो अभी जो वजारत दाखिला से नोटिफिकेशन निकला है वो 8 बजे से है। तो ज़रा इसकी ज़रा वो तस्दीक या तरदीद कर दें, क्विकली कर दें। फयाज और हसन, वो मैं चेक करा लेता हूँ, वो कर देंगे। ठीक है, वो चेक करा लेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, जो नोटिफिकेशन है उसमें लिखा हुआ है 8 बजे से 5 बजे तक है। आप कह रहे हैं कि 6 बजे से बात हुई थी। फयाजुल हसन चौहान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, वजीर इत्तलात पंजाब के। बहुत बहुत शुक्रिया फयाज साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अब 2 रोज़ पहले आपसे भी बात हो रही थी और उस वक्त क्लैरिटी नहीं थी, और जो डॉक्यूमेंट वफाक की जानिब से आया था उसमें यह था कि छोटी मार्केट्स को खोला जाएगा। लेकिन क्या पंजाब भर में भी तमाम मार्केट्स को खोलने का फैसला कर लिया है, सिवाय शॉपिंग मॉल्स के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कल आपके सामने जो है वो सारा नोटिफिकेशन आ गया है, उसमें सिर्फ शॉपिंग मॉल्स और बड़े प्लाजे बस वो बंद हैं। बाकी जो है वो 4 दिन दुकानें और बाजार खुलेंगे और 4 दिन जो है ना वो बंद रहेंगे, 3 दिन बंद रहेंगे। जुमा, हफ्ता, इतवार बंद रहेंगे और पीर, मंगल, बुध, जुमेरात जो है वो खुला रहेंगे। बाकी वफाक की तरफ से जो पॉलिसी बनाई गई है अस्पतालों की OPDs के हवाले से, स्कूलों की तालीमी इदारों की तातीलात के हवाले से, छुट्टियों के हवाले से, और बाकी एग्जाम्स 9वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं के उसको जनाब ख़त्म करके प्रमोशन के हवाले से बाकी जितनी पॉलिसीज़ हैं वो एज इट इज़ है। सिर्फ जो है ना ये एक थोड़ी सी अमेंडमेंट हमने की है कि 4 दिन जो है ना वो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नहीं होगा
और 3 दिन जो है वो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होगा। लेकिन इन 7 दिनों में प्लाजे और शॉपिंग मॉल्स वो बंद रहेंगे। सही, लेकिन जो वफाक की तरफ से कहा गया था कि छोटी मार्केट्स खुलेंगी पंजाब भर में, लेकिन तमाम बड़ी मार्केट्स खोलने का भी फैसला क्यों किया है? छोटी का वो लफ्ज छोटी जगह आगे होगा, लेकिन ये है कि जो शॉपिंग मॉल्स और प्लाजे है ना, ठीक, बस वो बंद है, बाकी तमाम मार्केट्स खुलेंगी 4 दिन। अच्छा फैयाज साहब, लेकिन आपने तो ये भी कहा था कि मैं वजीर आजम से, वफाक से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो बड़े शहर हैं वहां पे ये वबा ज्यादा तेजी से फैल रही है और इसीलिए उन बड़े शहरों में नरमी ना लाई जाए फिलहाल। तो ये आपने वफाक से गुजारिश की थी, रिकमेंडेशन दी थी, वहां से क्या जवाब आया है? के सामने है। मैंने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि आज दिन को यानी परसों दिन को जो एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई थी पंजाब की, जिसको चेयर चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब करते हैं, उसमें एक प्रपोजल आई थी कि वफाक से रिक्वेस्ट की जाए कि पंजाब के अंदर जो 6 बड़े शहर हैं उनके हवाले से लॉकडाउन को सख्त रखने की सिफारिश की जाए। और ये तय हुआ था कि अगर वफाक इससे एग्री हो जाता है तो फिर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो फिर बाहमी कंसल्टेशन के बाद कल आपके सामने एक स्ट्रेटेजी आ गई कि 4 दिन जो है ना वो नरम लॉकडाउन होगा और 3 दिन जो है वो सख्त लॉकडाउन होगा। तो पंजाब सूबा तैयार है इस बात के लिए, क्योंकि आप खुद कह रहे थे कि बड़े शहरों में इस वक्त मजीद नरमी नहीं की जाए, लेकिन अब क्योंकि वफाक से कंसल्टेशन हो गई और आप लोग नरमी करने जा रहे हैं, तो ये वबा अगर मजीद तेजी से फैलती है, क्या तैयार है सूबा इसके लिए? एस्टिमेशंस क्या है कि कितने बढ़ सकते हैं केसेस और कैपेसिटी है हमारी उसको डील करने के लिए? शहजाद भाई आपके सामने फिर उसकी अल्टरनेट निकाल लिया ना कि 3 दिन हमने सख्त रख दिया ना, 3 दिन सब कुछ बंद है सवाए उन दुकानों के जो फ्रॉम डे फर्स्ट से जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है उसमें एग्जेम्पशन मिली हुई है। उसमें आपकी फार्मास्यूटिकल है, उसमें सब्जियों की दुकान, उसमें आपके फलों की दुकान, उसमें ग्रोसरी है, उसमें दूध दही की दुकानें हैं, खाने पीने के आइटम्स की जो दुकानें हैं वो, और उसके अलावा कंस्ट्रक्शन, उसके अलावा इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की जो सब्सिडरीज हैं, जैसे वो पाइप की इंडस्ट्री है, रंग रोगन की इंडस्ट्री है, सैनिटरी की इंडस्ट्री है और इलेक्ट्रिक की इंडस्ट्री है, ये तमाम के तमाम जो है ना वो बिल्कुल ओपन इनको कर दिया गया है। लेकिन ये चीज तय कर दी गई कि आपके प्लाजे और आपके शॉपिंग मॉल्स वो 100% जो है ना बंद रहेंगे। 3 दिन की जो मुकम्मल छुट्टी है उससे एक तो इंतजामिया को भी थोड़ा सा एक ब्रीदिंग पीरियड मिल जाता है, लेकिन जो वायरस ने फैलना है वो पीर मंगल बुध जुमेरात को भी फैल सकता है। ऐसा नहीं है कि वो इंतजार करेगा जुमे हफ्ते तक का। तो इंतजामिया के ब्रीदिंग स्पेस के लिए तो वो अहम है, लेकिन वायरस तो किसी दिन भी फैल सकता है ना। आपका आर्गुमेंट बहुत जबरदस्त है, लेकिन अब मसला ये है कि जब आपने एक अमूर मुमलिकत चलाने हैं तो ये सिर्फ इशू हमारा नहीं है। अभी आप सईद गनी साहब के साथ डिस्कशन करते हुए अपनी तरफ से आर्गुमेंट दे रहे थे कि पूरी दुनिया का इशू है, पूरी दुनिया के ममालिक परेशान है, उनको 3 चैलेंजेस हैं पूरी दुनिया के हर माशरे, सोसाइटी और मुल्क को। पहला है कोरोना वायरस के हवाले से प्रिवेंटिव मेजर्स का, दूसरा है रिलीफ मेजर्स का, तीसरा है इकोनॉमी को चलाने का और इकोनॉमी का पहिया चलाने का जना चैलेंज है। अब वो इकोनॉमी का जो चैलेंज है वो ड्यूल है, एक ओवरऑल आपकी रियासत का और माशरे का और मुल्क की इकोनॉमी है, एक इंडिविजुअल्स की इकोनॉमी है, इनफरादी लोगों की इकोनॉमी है, आवाम की इकोनॉमी है, ताजरों की इकोनॉमी है, उनके घर की जना चूल्हे हैं, उनकी पेट के जनाब आग है। अब ये चीजें अगर इसके हम स्ट्रिक्ट रखेंगे 100%, तो आप देख लें अमेरिका के अंदर जब शहरों के अंदर लॉलेसनेस क्रिएट हो रही है, वहां पे जनाब सिविल लाफरमानी का माहौल बन रहा है, लोग मुजाहरे कर रहे हैं लॉकडाउन के खिलाफ। ठीक है जी, पूरी दुनिया के अंदर ये चीजें आ रही हैं। हर दुनिया का मुल्क मजबूर हुआ है कि वो तीनों चीजों को बराबर का रख के सही है, एक तवाज़ुन क्रिएट किया जाए, एक बैलेंस की तलाश में। बहुत बहुत शुक्रिया। फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे। और आपने जाना पंजाब में ये फ़र्क है, उन्होंने सैलॉन्स वगैरह को भी खोल दिया है, जबकि सिंध में ये फैसला किया गया है कि नाई हो, सैलॉन्स हो या जो जिम्स हो उनको फिलहाल बंद रखा जाएगा। सईद गनी साहब कह रहे हैं कि वहाँ पे इंटरेक्शन इतना क्लोजली होता है कि वायरस फैलने के इम्कान ज़्यादा हैं, बट आगे जाके मुमकिन है। लेकिन फिलहाल ये फैसला मुल्क भर में हुआ है कि तमाम मार्केट्स को खोल दिया जाएगा, लेकिन जो शॉपिंग सेंटर्स हैं, जो प्लाजाज हैं, उनको फिलहाल खोलने की इजाज़त नहीं होगी। और ये कारोबार जो है पीर से जुमेरात होगा, 3 दिन इसमें वक्फा होगा। प्रोग्राम में भी हम एक वक्फा लेंगे, इसके बाद मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान में हर गुजरते दिन के साथ कोरोना वायरस के रिकॉर्ड केसेस सामने आ रहे हैं। कोरोना वायरस से अमवात में भी इजाफा हो रहा है और इसी तरह दुनिया के कई ममालिक में भी कोरोना वायरस के नए केसेस और अमवात में इजाफा होता जा रहा है। अब तक दुनिया में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 2,80,000 हो चुकी है और 41 लाख से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। जबकि पिछले 24 घंटे में दुनिया भर में कोरोना वायरस से 9,000 अमवात हुई हैं और तकरीबन 3,000 नए केसेस सामने आ रहे हैं। और इन खतरात का इजहार किया जा रहा है कि कोरोना वायरस की दूसरी पीक बहुत जल्द आ सकती है, जो कि पहली लहर से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकती है। मगर इन खदशात के बावजूद पाकिस्तान की तरह दीगर कई ममालिक
लॉकडाउन में नरमी करने का फैसला कर रहे हैं। इस वक्त अमेरिका, फ्रांस, इटली समेत दुनिया के कई ममालिक हर्ड इम्यूनिटी की अप्रोच अपना रहे हैं और अब लगता है कि पाकिस्तान ने भी हर्ड इम्यूनिटी की हिकमत अमली अपनाने का फैसला कर लिया है, जिसके बारे में आगे जाके तफसील से बात करेंगे। पहले दुनिया के उन ममालिक का जिक्र करते हैं कि जहां अब भी रोजाना की बुनियाद पर कोरोना वायरस के हजारों नए केसेस और सैकड़ों अमवात सामने आ रही हैं। WHO के मुताबिक वैक्सीन का मार्केट में आना 2021 के इख्तिताम तक मुमकिन नहीं है, मगर इसके बावजूद कई ममालिक ने लॉकडाउन में नरमी करने का फैसला कर लिया है। अमेरिका की 25 से ज्यादा रियासतों ने इस वक्त लॉकडाउन में नरमी कर दी है। अमेरिका में मुआशी सरगर्मियां स्टे ऑर्डर मोड से अब बाहर आ रही हैं। अमेरिका ने वैक्सीन के बगैर ही लॉकडाउन में नरमी करने का फैसला किया है, बल्कि अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान देकर सबको हैरान कर दिया है कि वैक्सीन के बगैर ही कोरोना वायरस का दुनिया से खात्मा हो जाएगा। There are some viruses and flus that came and they went for a vaccine, they never found the vaccine and they've disappeared. They've never shown up again. They die too, like everything else. They die too. डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जिस तरह माजी में कई वायरसेस वैक्सीन के बगैर खत्म हो गए, इसी तरह अगले साल तक कोरोना वायरस का भी खात्मा हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप को अपने इस बयान पर कड़ी तनकीद का सामना है, मगर वो यही समझते हैं कि कोरोना वायरस का खात्मा जल्द हो जाएगा और इसलिए मुल्क में लॉकडाउन जल्द से जल्द खत्म करना जरूरी है। इसी तरह फ्रांस भी अब लॉकडाउन में नरमी की तरफ बढ़ रहा है। फ्रांस में पिछले कई हफ्तों से जुज़वी लॉकडाउन था, मगर कल वहां जुज़वी लॉकडाउन खत्म करने का फैसला कर लिया है, जिसके तहत मुल्क भर में 75% ट्रांसपोर्ट भी खोल दी जाएगी। जबकि जर्मनी में भी स्कूल्स, म्यूजियम्स और इबादतगाहों को खोलने का फैसला कर लिया गया है। इसके अलावा बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन भी आज लॉकडाउन में नरमी का रोड मैप जारी करेंगे। दुनिया के कई ममालिक लॉकडाउन में नरमी की तरफ बढ़ रहे हैं, जो हर्ड इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट से करीब है। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब यह है कि इस वायरस को रोकने के लिए लॉकडाउन जैसे हंगामी इकदाम नहीं किए जाएंगे, बल्कि अवाम को इस वायरस से लड़ने के लिए तैयार किया जाएगा और जिन लोगों को यह वायरस होगा, इनमें से बेशतर अफराद का इम्यून सिस्टम इस वायरस से लड़ने और अपना दिफा करने में कामयाब हो जाएगा और इसी तरह लोगों की अक्सरियत को यह बीमारी होने के बाद ये वायरस बिला आखिर खत्म हो जाएगा। इसी सोच के तहत मुख्तलिफ ममालिक लॉकडाउन में नरमी का रिस्क ले रहे हैं, जिसके मनफी असरात भी सामने आना शुरू हो गए। इस हवाले से सिंगापुर की मिसाल अहम है, जिसकी दुनिया में मिसालें दी जा रही थी कि इसने किस तरह बर वक्त लॉकडाउन करके कोरोना वायरस पर काबू पाया। मगर इस वायरस के फैलाव में कमी को देखते हुए सिंगापुर ने जब लॉकडाउन में नरमी करने का फैसला किया, तो अप्रैल के आगाज में सिंगापुर में केसेस की तादाद में अचानक इजाफा हो गया और सिर्फ 4 रोज में 3000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद सिंगापुर ने एक दफा फिर मुकम्मल लॉकडाउन करने का फैसला किया। इसी तरह भारत में भी लॉकडाउन में नरमी की गई और उसके मनफी असरात तेजी से सामने आना शुरू हो गए। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लॉकडाउन से पहले केसेस की तादाद डबल होने में 12 रोज लगते थे, मगर लॉकडाउन में नरमी के बाद भारत में केसेस की तादाद सिर्फ 9 रोज में डबल होने लगी, जबकि लॉकडाउन में नरमी से पहले यौमिया 30 से 40 हलाकतें होती थी, मगर लॉकडाउन में नरमी के बाद अब हर रोज 100 से ज्यादा हलाकतें सामने आ रही हैं। चीन का शहर वुहान, जहां कोरोना वायरस सबसे पहले सामने आया था, वहां 2 माह के सख्त लॉकडाउन की वजह से कोरोना वायरस पर मुकम्मल काबू पा लिया गया था, मगर पिछले 1 माह से वुहान में कोरोना वायरस का एक भी केस नहीं सामने आया था। मगर लॉकडाउन खत्म करने के बाद वुहान में एक बार फिर यह वायरस सर उठा रहा है। इसी तरह जनूबी कोरिया में भी कल कोरोना वायरस के 34 केसेस सामने आए थे, जो 1 माह में एक दिन की सबसे बड़ी तादाद है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के खतरात में इजाफा होता जा रहा है, मगर इसके बावजूद दुनिया के अक्सर ममालिक लॉकडाउन में नरमी कर रहे हैं। दुनिया के कई ममालिक हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, हर्ड इम्यूनिटी की हिकमत अपनी को अपना रहे हैं और इस हवाले से स्वीडन की मिसालें दी जा रही हैं, जहां इस वबा से अमवात में इजाफा तो हो रहा है, मगर इसके बावजूद स्वीडन के अवाम हुकूमत की इस स्ट्रेटजी को फायदेमंद करार दे रहे हैं। जहां दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ने का फैसला कर चुके हैं, वहीं पाकिस्तान में भी ऐसा लगता है कि हुकूमत गैर एलानिया तौर पर हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रही है और इस बात का इशारा वफाकी वजीर असद उमर और वजीर आजम के मुआविन खसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा पिछले दिनों अपने इंटरव्यूज में दे चुके हैं। डॉक्टर जफर मिर्जा कह रहे हैं कि इस बीमारी को कोई रोक नहीं सकता। पाकिस्तानी हुकूमत का भी ये मकसद नहीं कि मुल्क में इसकी जीरो ट्रांसमिशन हो जाए और इसीलिए बेहतर यह है कि यह वायरस एक मखसूस लेवल तक फैल जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वायरस से इम्यून हो जाए। असद उमर भी यही कह रहे हैं कि अगर ये बीमारी एक खास लेवल तक फैल जाती है तो इसके बाद ये खुद ब खुद खत्म होना शुरू हो जाएगी। हुकूमत के 2 अहम लोग जो कोरोना वायरस के इस वबा के खिलाफ पॉलिसीज बनाने में बराह रास्त शामिल है, वो कोरोना वायरस से निपटने के लिए हर्ड इम्यूनिटी की स्ट्रेटजी पर अमल करने का इशारा दे रहे हैं, जिसकी एक वजह यह हो सकती है कि पाकिस्तान में दूसरे ममालिक की तरह
अमवात में अभी तक खतरनाक हद तक इजाफा नहीं हुआ है। इब्तदाई 75 रोज में पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 639 है, मगर इब्तदाई 75 रोज में अमेरिका, बरतानिया, इटली और स्पेन का अगर जायजा लिया जाए तो उन ममालिक में पाकिस्तान के मुकाबले में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। वहाँ इब्तदाई 75 दिनों में जो अमवात की तादाद है वो 10,000 से ज़्यादा हो चुकी थी और लाखों केसेस सामने आ चुके थे। मगर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के लिए हर्ड इम्यूनिटी की हिकमत अमली काम आ सकती है या नहीं, क्योंकि मगरबी ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान का सेहत का निज़ाम बहुत कमज़ोर है। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर फ़हीम यूनुस साहब ने, जो कि इन्फेक्शन डिजीज़ के माहिर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़हीम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, केसेस की तादाद दुनिया भर में बढ़ रही है, अमवात की तादाद भी बढ़ रही है, वैक्सीनेशन अभी तक आई नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मुख्तलिफ ममालिक ने लॉकडाउन में नरमी करने का फैसला कर लिया है। क्या आपको लगता है कि दुनिया अब एक गैर एलानिया हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रही है? देखिए, अस्सलाम वालेकुम, मुझे गवर्नमेंट्स के साथ हमदर्दी है, उनके लिए एक बहुत मुश्किल फैसला है। लेकिन हर्ड इम्यूनिटी का जैसे आपने बयान किया, हर्ड इम्यूनिटी एक स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती, हिकमत अमली नहीं हो सकती। और हर्ड इम्यूनिटी एक कुदरती अमर है, एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे बच्चे वक्त के साथ अपना कद दराज हो जाता है, आप बच्चे को खींच के लंबा नहीं कर सकते, अगर आप वो करेंगे तो उससे नुकसान होगा। हम 200 मिलियन से ज्यादा लोगों का एक मुल्क है पाकिस्तान। 70% की बात हो रही थी, अगर सिर्फ 50% लोगों को ये इन्फेक्शन तेजी से हो गया और 1% मोर्टेलिटी के साथ 100 मिलियन में से 1 मिलियन अमवात, 15% लोग अगर अस्पतालों में गए, जो कि पूरे मुल्क दुनिया का डेटा है, वुहान का भी, इटली का भी, अमेरिका का भी, न्यूयॉर्क का भी, तो 15 मिलियन लोगों को अस्पताल आपके नहीं संभाल सकेंगे। ये आपके मुल्क के सिस्टम्स को टॉपल कर देगी। हर्ड इम्यूनिटी कुदरती अमर है जो 5, 10, 15 साल के साथ खुद ब खुद होता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अगर हम उसको इंजीनियर करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। आई थिंक इंजीनियर तो नहीं कर रहे, आप ठीक कह रहे हैं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन अब लगता है कि दुनिया उसी की तरफ आगे बढ़ रही है, क्योंकि ये देखा गया है सिंगापुर जैसे ममालिक में जहां पर लॉकडाउन की वजह से वायरस को कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन लॉकडाउन जैसे ही लिफ्ट किया, मामला चलने लगे दुनिया के मुल्क के, तो वापस वो वायरस जो है सर उठाने लगा, वापस वहाँ पे केसेस आने लगे। इसलिए मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट सोच रही है कि इस वायरस का कोई एक पीक नहीं है, मुख्तलिफ पीक आ सकते हैं। जब भी आप कुछ खोलने जाएंगे तो आप देखेंगे ये वायरस सर उठाएगा, शायद इसीलिए ये हिकमत अमली है। देखिए शहजाद, मैं ये नहीं कह रहा कि हम परमानेंट लॉकडाउन कर दें। मैंने मरीज देखे हैं जो सिंगापुर से आए थे, मुझे अच्छी तरह पता है सिंगापुर में क्या हुआ है। पूरी दुनिया में जो स्ट्रैटेजी है, जो वेल क्लियर है, जिसके ऊपर कोई ज्यादा इख्तलाफ नहीं, स्ट्रैटेजी इज टेस्ट, ट्रेस, आइसोलेट। आपको बहुत ज्यादा टेस्ट करने पड़ेंगे, 30 से 40 हजार टेस्ट करने पड़ेंगे रोजाना, उनको फिर ट्रेस करना पड़ेगा उन फैमिलीज को, और उनको फिर आपको घरों में आइसोलेट करना पड़ेगा। और इस चीज को आप अगले 2 साल पे जब स्ट्रेच करेंगे तो इंशाल्लाह तब तक एक वैक्सीन आ जाएगी और आपकी मईशत, आपकी जानें, आपके मुल्क की सैंक्टिटी बच जाएगी हमारी। लेकिन अगर हम हिम्मत छोड़ देंगे और हर्ड इम्यूनिटी को हिकमत अमली समझना, मेरी नजर में ऐसे ही है कि जब 50 रन रहते हैं और 1 ओवर रह गया हो तो हम हिम्मत छोड़ देते हैं कि अब तो मैच हम हार गए। हम उस तरह से नहीं सोच सकते, हमें एहतियात के साथ चलते रहना है और पूरी कोशिश करनी है, थोड़ा थोड़ा करके इंशाल्लाह हम वैक्सीन तक पहुंच जाएंगे। सही, और गालिबन यही स्ट्रैटेजी है जिस पर इस वक्त पाकिस्तान भी काम कर रहा है और दुनिया भी काम कर रही है, क्योंकि इनिशियली आपको याद होगा जब यूके ने कहा था कि हर्ड इम्यूनिटी है और उसी को हम कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे, जैसे स्वीडन ने किया, वहाँ पे कोई आइसोलेशन की हिकमत अमली नहीं थी, कोई टेस्ट और ट्रेस करके आइसोलेट करने की स्ट्रैटेजी नहीं थी। लेकिन अब जहाँ पे भी ये लिफ्ट कर रहे हैं या लॉकडाउन में नरमी आ रही है, वहाँ पे टेस्टिंग भी हो रही है, लोगों को ट्रेस करके आइसोलेट करने की भी कोशिश की जा रही है। जी, स्वीडन की जैसे आपने एग्जांपल दी, स्वीडन एक बहुत छोटा सा 10 मिलियन लोगों का मुल्क है। स्वीडन की पर मिलियन जो केसेस हैं वो पाकिस्तान से 15 गुना ज्यादा हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्वीडन ने अगर लॉकडाउन नहीं किए तो हमसे बेहतर हैं बहुत, उनके पर मिलियन केसेस हमसे बहुत ज्यादा हैं और वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग को बहुत अहमियत दी जा रही है। मैं बार बार ये अर्ज कर रहा हूँ कि 15 साल पहले पाकिस्तान में एक जलजिला आया था मुजफ्फराबाद और कश्मीर में, 60-70 हजार लोग फौत हुए थे। अगर हम इसको हर्ड इम्यूनिटी पे छोड़ देंगे इस चीज को, तो 15 से 20 जलजिलों की बात आप कर रहे हैं अगले 2 साल में। इसलिए मेरी अभी भी गुजारिश है कि हमें किसी तरह का, उसको आप स्ट्रेटेजिक लॉकडाउन कहें, स्मार्ट लॉकडाउन कहें, उसको आप सिलेक्टिव लॉकडाउन कहें, लेकिन आपको किसी ना किसी तरह इस वायरस की रफ्तार को कम करना है अगले साल 1.5 साल के लिए। और जो मौके हमारे पास 8 हफ्ते पहले थे, अनफॉर्चुनेटली उनमें से हमने काफी जाया कर दिए हैं। अब जो मौके हैं वो 8 हफ्ते बाद नहीं होंगे।
तो हमें उसी एक ही स्ट्रैटेजी के साथ चलना है और आपस में इंतशार नहीं फैलाना, आपस में इकट्ठे होकर रहना है। एब्सोल्युटली। 3 रोज पहले वजीर आज़म इमरान खान ने ये बात की और जो फोकल पर्सन है इस पेंडेमिक पे डॉक्टर फैसल सुल्तान, उनका भी ये कहना था कि इसका आउटब्रेक पाकिस्तान में उतना खतरनाक नहीं हुआ है जितना यूएस या फिर यूरोपियन कंट्रीज में हुआ है। हमने भी जो पहले 75 दिन का डेटा निकाला कि पाकिस्तान में पहला केस आने के 75 डेज बाद तकरीबन 640 यहां पर अमवात हुई है, लेकिन सूरत हाल फर्स्ट 75 डेज में यूएस में और यूरोप में बहुत ज्यादा इससे बदतर हो चुकी थी। इसकी क्या वजह है, जबकि पाकिस्तान में सेहत का निज़ाम भी उतना स्ट्रांग नहीं है? तो आपको भी क्या ये आप इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि पाकिस्तान में शायद इसका आउटब्रेक इतना खतरनाक नहीं है? देखिए, एक है उम्मीद और अल्लाह ताला करे कि ऐसा ही हो, और एक है फैक्ट्स। जो फैक्ट्स हैं वो मुझे कोई तसल्ली नहीं देते, क्योंकि अमेरिका में भी हम फरवरी और मार्च में बिल्कुल ऐसे ही सोच रहे थे कि यहाँ तो अभी कुछ नहीं हुआ, वुहान में कितना कुछ हो गया। मेरा ख्याल है, मेरा खौफ ये है कि पाकिस्तान कहीं अमेरिका से 4 हफ्ते पीछे ना हो, पाकिस्तान कहीं ऐसा ना हो कि हम इस वक्त न्यूयॉर्क से 6 हफ्ते पीछे चल रहे हों, क्योंकि हम इटली से 4 हफ्ते पीछे थे यहाँ न्यूयॉर्क में। और जो पाकिस्तान में हालात हैं, जो मेरे दोस्त वहाँ डॉक्टर्स हैं जो मुझे बता रहे हैं, अस्पतालों के हालात ऑलरेडी काफ़ी ख़राब हैं। इस वक्त जो पीपीई लोगों के पास नहीं है और हमारी कैपेसिटी इतनी थोड़ी है कि जब अगर खुदा न खास्ता हमने उस वक्त का इंतज़ार किया कि जब ये वायरस बहुत बढ़ जाएगा या अमवात ज़्यादा हो जाएंगी, मुझे कई दफ़ा लोग इस तरह की बातें बताते हैं, मैं हैरान हो जाता हूँ कि हम तूफान का इंतज़ार नहीं कर सकते। तूफान की तैयारी करनी पड़ती है अच्छे मौसम में, क्योंकि आपको यकीन होता है कि एक तूफान आ रहा है। तो इस वक्त कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है ऐसा कि जिसकी बेसिस पे आपको ये कह सकूं कि कोई भी मुल्क, वो पाकिस्तान हो या नाइजीरिया हो, कि कोई भी मुल्क इससे महफूज रहेगा। सही। डॉक्टर साहब, हमने अभी डोनाल्ड ट्रंप का भी कल का बयान सुनवाया। वो कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन तो पता नहीं कब आएगी, लेकिन ये वायरस जो है अगले साल तक वैसे ही खत्म हो जाएगा, खुद खत्म हो जाएगा, जैसे माजी में भी कई वायरसेस खत्म हुए हैं। क्या इस पर कोई साइंटिफिक रिसर्च मौजूद है? मेडिकल साइंस इसके बारे में क्या कहती है कि मुमकिन है ये वायरस खुद ही खत्म हो जाए? देखिए, सार्स जो आया था 2003 में, हम आज तक हैरान है कि वो वायरस बहुत तेजी से फैला था, वो भी एक कोरोना वायरस था, लेकिन वो फिर वाकई बहुत तेजी से खत्म हो गया, और इस हद तक कि उसकी वैक्सीन की जरूरत भी नहीं पड़ी, हालांकि वैक्सीन ऑलमोस्ट तैयार थी। हकीकत यह है कि मुझे गवर्नमेंट से हमदर्दी है। गवर्नमेंट्स हमारी हेल्प यूं कर सकती हैं कि वो प्लीज मेडिकल चीजों के ऊपर तबसरे ना करें। आपके मैंने कई डॉक्टर्स के तबसरे सुने हैं, वो बहुत, दे आर वेरी स्मार्ट, वो बहुत अक्लमंदी की बात कर रहे हैं। जहां मेडिकल की बात आए, आप अपनी मेडिकल कम्युनिटी के साथ चलिए प्लीज। जहां सियासत की बात आए, वहां हम डॉक्टर्स को बात नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फ़हीम यूनुस साहब हमारे साथ मौजूद थे। कह रहे थे कि ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती कि आप हर्ड इम्यूनिटी अडॉप्ट कर लें, क्योंकि उसके असरात बहुत ज़्यादा मनफी हो सकते हैं, लेकिन ये एक नेचुरल प्रोसेस ज़रूर है। जब लोगों का अक्सरियत का इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाएगा, इस वायरस से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ये वायरस ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये स्ट्रैटेजी के तौर पर इसको नहीं अडॉप्ट किया जा सकता। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक और इसके बाद हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुमासलत और इनके तर्ज सियासत में यकसानियत पर पहले भी बातें होती रही हैं, और अब एक बार फिर कोरोना वायरस पर इन दोनों के बयानात, नजरिए और अप्रोच में हैरान कर देने वाली मुमासलत नजर आ रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान और सदर डोनाल्ड ट्रंप दोनों दाएं बाजू के नजरिए की सियासत करते हैं, और इनकी इलेक्शन कैंपेन्स हो या बयानिया बनाने का तरीका, इनका तर्ज सियासत हो या खास तौर पर बेबाक लहजा और ब्लंट अंदाज, इन सब मामलात पर काफी मुमासलत पाई जाती है, जिसका जिक्र पाकिस्तान में भी होता रहा है और अमरीकी मीडिया भी इस मुमासलत पर दिलचस्प तबसरे करता रहे। और शायद इन्हीं सिमिलैरिटीज और सोच में हम आंगी की वजह से डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान के ताल्लुकात भी दोस्ताना रहे, जिसका फायदा दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर करने में हुआ है। अब एक बार फिर कोरोना वायरस के मामले पर भी वजीर आज़म इमरान खान और सदर डोनाल्ड ट्रंप के ख्यालात और बयानात में मुमासलत नजर आ रही है। जब ये वायरस सामने आया तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसे सिर्फ फ्लू करार देते रहे और कहते रहे कि गर्मियां आएंगी तो ये वायरस खुद खत्म हो जाएगा। इसी तरह इमरान खान भी कहते रहे हैं कि ये सिर्फ एक फ्लू है और गर्मियां आते ही ये वायरस खत्म हो जाएगा। I mean, view this the same as the flu. When somebody sneezes, I mean, I try and bail out as much as possible. 90% आपको अगर कोरोना वायरस होता है तो आपको कोई एक फ्लू की तरह होगा, चंद दिनों के बाद आप ठीक हो जाएंगे। A lot of people think that goes away in April with the heat, as the heat comes in. Typically that will go away in April. जिस तरह की पाकिस्तान की गर्मी है, जो ड्राई हीट है, उसके अंदर ये वायरस की इफेक्टिवनेस कम होती जाएगी, यानी फैलने की। If you're healthy, you will
probably go through a process and you'll be fine. 97% केसेस कोरोना के बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और इनमें से 97 में से 90% ऐसे केसेस हैं जिनको बड़ी माइल्ड सी होती है, यानी एक जुकाम जिस तरह खांसी हुई और ठीक हो गई. You have to be calm. It'll go away. घबराने की कोई जरूरत नहीं है. बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे. You're going to lose a number of people to the flu, but you're going to lose more people by putting a country into a massive recession or depression. Will some people be affected? Yes. Will some people be affected badly? Yes. But we have to get our country open. हम शहर बंद कर देते हैं तो यहाँ तो आगे लोगों के हालात बुरे हैं. तो हम एक तरफ से बचाएंगे कोरोना से, दूसरी तरफ यहाँ तो भूख से मर जाएंगे लोग. ये ना हो कि हम एक तरफ से कोरोना से बचाते बचाते लोगों को भूख से मरने से ना बचा सके. Now the Democrats are politicizing the coronavirus. हमारी ऑपोजिशन कोरोना में गरीबों में कोई दिलचस्पी नहीं रखते, बल्कि आप सिर्फ जो है तो अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं. You look at automobile accidents, which are far greater than any numbers we're talking about. That doesn't mean we're going to tell everybody no more driving of cars. So we have to do things to get our country open. पाकिस्तान में एक महीने में औसतन 4,800 से ज़्यादा लोग अपनी जान खो बैठते हैं ट्रैफिक एक्सीडेंट के जरिए में, लेकिन हम ट्रैफिक फिर भी अलाउ करते हैं, गाड़ी सड़क पर फिर भी चलती. कोरोना वायरस पर भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इनकी इंतजामिया और वजीर आजम इमरान खान और इनकी टीम की सोच और बयानात भी मिलते जुलते नजर आ रहे हैं. और शायद इसकी एक वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान दोनों लॉकडाउन में नरमी के हक में हैं और ये दोनों चाहते हैं कि जल्द से जल्द कारोबार खोला जा सके ताकि मईशत को संभाला जा सके. इसीलिए इन दोनों की जानिब से लॉकडाउन में नरमी का जवाब पेश करने के लिए जो बयानियां बनाने की कोशिश की गई है, इसमें काफी हद तक यकसुई नजर आती है. आज के प्रोग्राम में इतना ही. इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर. इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.